नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक छोटे बच्चे की स्कूल से छुट्टी हुई तो वो अपने पिताजी के पास जो दर्जी थे, उनकी दुकान में चला गया। उसने देखा कि पिताजी के टेबल पे कैंची और सुई दोनों रखे हुए हैं। पिताजी कुछ सिलते थे और उसके बाद सुई को अपनी टोपी पे लगा लिया करते थे और कैंची से कुछ काटा करते थे और फिर उसे अपनी जांघों के बीच दबा के रख लिया करते थे। बार-बार वो क्रिया कर रहे थे। बच्चे ने पूछा कि पिताजी आप सुई को अपनी टोपी में अर्थात सिर पे रखते हैं और कैंची को अपने पैरों पे रखते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो पिताजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बेटा ये जो कैंची है ना, ये काटने का काम करती है, इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा है। और जो सुई है वो जोड़ने का काम करती है, इसीलिए मैंने इसे अपने सिर पे रखा है, अपनी टोपी पे रखा है। जीवन में जो हमेशा जोड़ता है वो ऊपर रहता है और जो काटता है वो नीचे रहता है। बहुत सुंदर मर्म उन्होंने इस बात का अपने बच्चे को सिखाया और ये कहा कि बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जोड़ने का काम करना, कभी तोड़ने का काम मत करना। कल भी हम परिवार की बात कर रहे थे, परिवार में डिवोर्स की बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमें भी जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं। लेकिन उस समझ की आवश्यकता है जिस समझ से हम आपस में जुड़कर रह सकें। कल भी बहुत सारी हमारी बातें हुई थीं, भ्राता जी ने बहुत सारा प्रकाश हमें दिया था। आज भी इस चर्चा को हम भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। जोड़ने वाला भ्राता जी हमेशा ऊपर ही होता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज जोड़ना कम और तोड़ना ज़्यादा हो रहा है। और तोड़ने वाले स्वयं भी टूट जाते हैं। तोड़ने वाला व्यक्ति तब तो बहुत खुश होता है कि वाह मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन महत्व तो जोड़ने वाले का ही होता है। देखिए सुई छोटी है जी। लेकिन महत्व उसका बहुत ज़्यादा है, और कैंची बड़ी है, काटती है, महत्व तो उसका भी है क्योंकि काटने के बाद जोड़ना होता है, वो अलग चीज़ है जी। लेकिन परिवारों में हम सभी अपने मन को ऐसा तैयार करें कि हमें बिगड़ी को बनाना है। जहाँ भी खराब हो रहा है समझा कर उसे ठीक करना है, एक दूसरे को अच्छी भावनाएं देनी है, अच्छे शब्द बोलने हैं, क्योंकि बातें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, इम्पोर्टेंट है परिवार को जोड़ के रखना। परिवार में अपनापन, जहाँ सब हंस बहल खेल कूद रहे हों, जहाँ प्यार की गंगा बह रही हो, जहाँ शांति ही शांति हो, एक दूसरे से सब प्यार भी करते हैं और सब एक दूसरे को सम्मान भी देते हैं। ऐसा सुंदर परिवार जिसका निर्माण अब स्वयं भगवान कर रहे हैं कि सारे संसार को ये एक परिवार बना दिया जाए, और जिस कार्य की ओर हम अग्रसर हैं तो मैं सभी अपने भाई बहनों को कहूँगा कि वो बिल्कुल काटने का काम न करें। कोई काट भी रहा हो उसको भी सिखा दें और जोड़ें। बिल्कुल भ्राता जी, कल भी हम पति पत्नी के संबंधों की बात कर रहे थे। मेल्स भी मेरे पास ऐसे ही आए हैं कि इस संबंध पे थोड़ी चर्चा अवश्य हो कि पति पत्नी के संबंधों में कैसे मधुरता बनी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है, भारतीय परंपरा संस्कृति बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ संबंध एक जन्म का नहीं होता, पति पत्नी का 7 जन्म का होता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि एक जन्म में ही झेलना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो गई है। तो कैसे मधुरता आए दोनों के संबंधों में? वही चीज़ है कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे एक बात याद आ रही है कि कई बार मनुष्य ने पहले से ही अपनी मेंटलिटी निगेटिव बनाई होती है। कई लड़के दूर दूर रहते हैं और सोचते हैं सारी जो लड़कियां हैं ना वो ऐसी होती हैं, एक अलग दृष्टिकोण उनके लिए। कई लड़कियों ने ऐसे मन बनाए होते हैं, ये जो सारे लड़के हैं ना बड़े धोखेबाज होते हैं, ये किसी के नहीं होते कभी। तो पहले से ही निगेटिव एनर्जी एक दूसरे की ओर जा रही है, मन में ऐसा निगेटिव एटीट्यूड बना लिया है जिसका इफेक्ट आगे चलकर उनके संबंधों को प्रभावित करता है। इसलिए मैं कहूँगा पहले तो से ही क्या करना चाहिए? वही मैं, इससे पहले आप बढ़ें, विवाह से पहले ही ये सब बातें क्लियर कर लेनी चाहिए या विवाह के बाद ये चीजें क्लियर होनी चाहिए? देखिए, विवाह के पहले की स्थिति मनुष्य के मन की कुछ और होती है। वो बच्चे होते हैं, चाहे वो 25 साल का है
30 साल का क्यों ना हो गया, अभी उसका समय एजुकेशन में बीता है, बहुत सारी विचारों की मैच्योरिटी उनके पास अभी नहीं होती है। उनका पति पत्नी के संबंधों के प्रति दृष्टिकोण भी वासनात्मक ज़्यादा होता है। वो अपनी वासनाओं की पूर्ति को ही इसका लक्ष्य मानते हैं, लेकिन वासनाओं की पूर्ति कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। जीवन एक लंबी यात्रा होती है, तो एक दूसरे की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे के जीवन को महत्व देना, एक दूसरे की भावनाओं को बहुत समझना और महत्व देना, उन्हें हर्ट न करना, इसको भी एक पाप मान लेना कि हम एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसको दुख देते हैं या उसको डिस्टर्ब कर देते हैं कुछ भी कह के, तो ये भी सूक्ष्म रूप से एक पाप बन जाता है। हमें ऐसा न करके अपने संबंधों को मधुर बनाने को लक्ष्य बना लेना चाहिए। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पति पत्नी के बीच में एक लक्ष्य ही हो जाए कि हम बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, हम पास्ट को भुलाकर चलेंगे, क्योंकि कईयों का नाता पहले से भी होता है, 5-7 साल पहले से जुड़ा रहता है, या बचपन से ही जानते हैं एक दूसरे को, तो हम पास्ट को भुलाकर चलेंगे। संबंधों को हमें मधुर रखना है, एक दूसरे से ऐसा समझौता जैसा कर लें, भाई तुम गलत होंगे तो हम इस तरह करेंगे, हम गलत हों तो तुम हमें इस तरह सचेत करना, तो एक बहुत अच्छी जागरूकता रहेगी और इजीनेस हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब एक परिवार में इस प्रकार का जो पति पत्नी के संबंधों के बीच एक जो मधुरता की बात है वो हो। लता जी, एक बात जो चल रही थी कल भी हमारी, कि दोनों ही आजकल वर्किंग है, दोनों ही काम में जाते हैं, दोनों ही एक बोझ लेकर के आते हैं, थक हार करके आते हैं, तो ऐसे में एक परिवार को चलाना, बच्चों को पालना, देखना, यहाँ पे किस प्रकार की स्थिति फिर आपस में बनाएं ताकि आपस में मनमुटाव या कलह वाली बात ना हो कि तुम ज्यादा कर रहे हो या मैं ज्यादा कर रही हूँ। ये बात प्रैक्टिकल होती है। जो हमारी बहनें हैं उन पे इसमें दबाव ज़्यादा होता है, क्योंकि पुरुष जो आएगा वो तो अपना आया, भाई चाय दो, और अपना अखबार लिया या कुछ और किया या टीवी खोली, वो तो अपना रिलैक्स होगा। लेकिन बहन को भोजन भी बनाना है। अभी कहेंगे बच्चों की फुल केयर उसको करनी है, उन्होंने होमवर्क किया या नहीं किया, वो पढ़ाई ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कई शिकायतें बच्चे करेंगे माँ के आते ही, तो माँ पे थोड़ा दबाव ज़्यादा रहता है। इसलिए ये जो वर्किंग पोजीशन है कि दोनों ही काम कर रहे हैं, ये टकराव की स्थिति इसमें ज़्यादा पनपती है। लेकिन एक घर में है, वो रिलैक्स है, व्यक्ति आया है, बच्चे आए हैं पढ़ के, तो वो उनकी केयर कर सकती है, तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब एक बात ही ऐसी हो गई है, खर्चे बढ़ गए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हर एक को कमाना पड़ता है, ये इसका एक मुख्य कारण बन गया है। फिर भी जब हम राजयोग के पथ पर चलते हैं तो ज्ञान की बहुत सारी बातें, राजयोग अलग चीज़ है, लेकिन हमें एक सुंदर रोशनी मिली है, सत्य ज्ञान मिला है, उससे हम स्वयं को लाइट कर लेते हैं। तो मैं बहुतों को सिखाया करता हूँ कि जीवन को आपको एक खेल की तरह एंजॉय करना है। आप ऑफिस से आए हैं, वहाँ की बहुत सारी बातें आप साथ लाए होंगे। मान लो बैंक में ही दोनों काम कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण दूँ, किसी कस्टमर ने गलत व्यवहार किया हो, मैनेजर ने गलत व्यवहार कर दिया हो, साथियों ने कुछ गलत व्यवहार कर दिया हो, आज काम में कुछ मिस्टेक हो गई हो, कोई दबाव बना रहा हो, अब वो लेकर वहाँ से बैंक से मनुष्य चला। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि घर आने तक अगर आपको आधा घंटा लगता है, तो इस यात्रा को आप ऐसा बना लो कि आज का जो कुछ भी था ना दिमाग पर बोझ, उसको घर आने तक उतार देना है। घर आने पर अगर उस बोझ को आप घर में लाएंगे तो बच्चों पर और बाकी सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट होगा और मनुष्य इरिटेट अवश्य होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य को रोशनी ये समझ नहीं होती कि वो उसका इफ़ेक्ट इस पे ना आने दे। तो ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आज का ये खेल नाटक पूरा हुआ, क्लोज अप, वहाँ की फाइल वहीं बंद करके हम घर चल रहे हैं। अभी हमारे परिवार में हम जा रहे हैं, बच्चों के साथ हम जाएंगे, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, मम्मी आएगी, पापा आएंगे, प्यार वो चाहते हैं, वो अपनापन चाहते हैं, तो हम भरे हुए बोझ लेकर घर में न पहुँचें। अब बच्चों को प्यार दें, गुड वाइब्रेशंस उन्हें मिले और इतना रिलैक्स होके आएँ। देखिए, हमें ईश्वरीय ज्ञान यही कला सिखा देता है कि हम कर्म भी इस तरह करें और कुछ हो भी गया हो तो उसे इस तरह उतार दें कि मानो कुछ हुआ नहीं, हमने कुछ कर्म किया नहीं। घर में आए, मान लो 6 बजे आ गए, तो एक नया जीवन, एक नया एटीट्यूड, जीवन का एक दूसरा सीन, अब इसको हमें एंजॉय करना।
बहुत हल्के रह गए, न जल्दीबाजी न कोई टेंशन, आराम से काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें एक चीज़ सिखाती है कि मन की शक्तियों को जितना हम बढ़ा के चलेंगे, कार्य कम समय में ज़्यादा पूर्ण हो जाएगा। ये सिद्धांत ऑफिसों में, आज कोई ऑफिसर है, कोई डायरेक्टर है, कोई वर्कर है, सबके साथ ये लागू होगा कि हम अपने मन को जितना रिलैक्स रखेंगे, अच्छी स्थिति मन की बनाकर रखेंगे, जिसको हम कहते हैं स्वमान के अभ्यास करेंगे, ताकि हमारे मन की स्पीड धीमी रहे, तो हमारी मन की शक्तियाँ बहुत बढ़ी रहेंगी और कामकाज हमें खेल की तरह लगेगा। और घर पे आके खाना बनाना है, चाय बनानी है और कुछ काम हम एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, मतलब मूल बात ये रही भ्राता जी की जैसे गीता में भी कहा गया है योगः कर्मेषु कौशलम, तो ये कर्म में कुशलता आती जाएगी, हम रिलैक्स रहेंगे, एंजॉय करेंगे, चाहे हम अपने ऑफिस में हैं चाहे घर में आए। तो चलिए ये बात तो रही भ्राता जी, यहाँ फिर भी मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन संबंधों में जहाँ ये बात पता चले, चाहे पति को पता चले चाहे पत्नी को पता चले कि इसका कहीं और अफेयर है, तो ये बात हजम करना, क्योंकि डायरेक्ट हम एक संबंध में अपने साथी को धोखा दे रहे हैं। अब ये बात सही है या गलत है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन जहाँ 2-4 लोगों ने भी कान में ये बात डाल दी तो इस बात को हजम करना थोड़ा कठिन हो जाता है और शायद यहाँ टकराहट या दूरी शुरू होती है। क्या किया जाए? बिल्कुल यहीं शुरू होता है। बहुत ज़्यादा जो आजकल केस हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि मैरिज से पहले लड़के के अफेयर कई जगह थे या लड़की के भी कई जगह थे। अब शादी होने के बाद वो उनको ब्रेक नहीं कर पाए, वो भी चालू है, फ़ोन से उन पे बात हो रही हैं। कैसी बातें होती है, आजकल का समय बहुत ही कलयुग से भरा हुआ, बिल्कुल निगेटिविटी से भरा हुआ। वो ये भी कह देता है छोड़ के आ जाओ, क्या है, हम चलेंगे, हमारे पास पैसा बहुत है, ये है वो है। तो एक नारी के मन में भी बहुत दुविधा पनपती रहती है, छोड़ूं या न छोड़ूं। मेरा ऐसा विचार है और मेरा ही नहीं, सबको ये बात प्रिय लगेगी कि जब मैरिज हो गई तो पीछे की सभी फाइल्स क्लोज कर देनी चाहिए। अब हमें मैरिड लाइफ बहुत सुखपूर्वक आनंद पूर्वक व्यतीत करना है। अपने मन को अब हमें बांट देना नहीं है, उस प्यार को बांट नहीं देना है। ठीक है, पहले कुछ भी था मैरिज से पहले, लेकिन अब हम एक संबंध में बंध गए हैं, अब हम मैच्योर हो गए हैं। मान लो बहन ही है, मैं माँ बन गई हूँ 2 बच्चों की, अब वो पूरा हो गया, अब यही मेरा लाइफ है, यही मुझे जीवन व्यतीत करना है, इसको ही मुझे एंजॉय करना है। तो मैं ये कहूँगा सभी लड़कों को भी और लड़कियों को भी कि मैरिज होने के बाद पिछली सब बातों को वहीं क्लोज अप करें, उसको आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, आपका किसी से बहुत प्यार रहा हो, आपने उसमें जान देने की कसम खाई हो, साथ निभाने की कसम खाई हो, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। अब यहाँ आपको जीवन जीना, मेंटलिटी को चेंज करेंगे। जहाँ ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे को अब पता तो चलता है ना, फ़ोन से कहीं से पता चल जाएगा, बात तो कहीं सुनेंगे ही कि इनका उनसे है, ये झंझटों का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो फिर मैं वही बात कहूँगा, प्यार का महत्व नहीं, महत्व संबंधों का है, महत्व जीवन की सुंदर यात्रा का है। और इस प्यार में बहुत धोखा मिलता है। मैं कईयों के अनुभव सुना सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, कि कहीं अफेयर था, शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन ये अपने बच्चों को छोड़ के उसके पास चली गई। लव इज ब्लाइंड, 6 मास में ही खेल बिगड़ गया, वहाँ से उसको हटा दिया गया कि भागो यहाँ से। अब वो कहीं की नहीं रही, न अपने माँ के घर जा सकती, न यहाँ आ सकती जो उसका पति था। कितने परिवारों में अशांति हुई, और ऐसे में लड़कियां या तो सुसाइड करती हैं या निराशा भरा, उदासी भरा, बिल्कुल खोखला जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए मैं अपनी सभी यंग बहनों को विशेष रूप से राय देता हूँ, लाइफ इज इम्पोर्टेंट। लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अपनापन बंध के चलना, दिस इज इम्पोर्टेंट। प्यार में तो बहुत धोखा मिलेगा, जब एक मैरिज हो गई तब स्टेबल हो जाएं और अपने संबंधों को खत्म करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भ्राता जी कि चलिए पहले जो चीज़ें थीं, अब विवाह के बंधन में बंधे तो हम उन सब चीज़ों को समाप्त कर दें, अपने साथी के साथ पूरी तरह से वफादार रहें। लेकिन अब चूंकि ये दोनों वर्किंग हैं, मान लें, या पति वर्क कर रहे हैं, पत्नी घर में है, अब शादी के बाद भी कई बार इस प्रकार की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों का तो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये शुरू हो जाती हैं, कहीं कहीं लग जाता है मन, दिल लग जाता है। तो ऐसे में दोनों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो लगा रहा
है दिल, उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और जो सामने वाला साथी है वो भी अपने आप को इतना ज्यादा परेशान ना कर ले, क्या करे उस कंडीशन में, दोनों स्थितियों की बात ऑफिसों में ये केसेस प्राय होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि बहन की आयु बहुत बड़ी हो गई है, वो 40 साल की हो गई है, तो भी कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसको भी परेशानी हो रही। कहीं बहनों की ओर से ये होता है, उनकी दिल कहीं लग गई तो इसको भी अब परेशानी होती है, क्योंकि इसको पता तो चलता ही है ना कि दिस इज रॉन्ग, और मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, अब वहाँ दिल लगाना अच्छा नहीं है। गलत कार्य भी आजकल हो जाते हैं क्योंकि वासनाओं पर किसी का कंट्रोल रहा नहीं। तो इसके कारण तो हैं अंदर में बढ़ी हुई वासनाएं, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह के प्रति अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति वासनात्मक दृष्टिकोण। आध्यात्मिकता, ईश्वरीय ज्ञान हमें यही सिखाता है कि तुम आत्माएं हो, इस देह के पीछे फंसकर तो बड़े बड़ों ने राजाई गंवा दी। ब्रिटेन के एक राजकुमार की सच्ची कहानी है। किसी के प्यार में फंसकर अब उसको शर्त दे दी गई थी, या तो उससे मैरिज करो या तो गद्दी छोड़ो, और उसने गद्दी छोड़ी। देखिए कितनी बड़ी चीज उसने छोड़ दी, फिर वो लाइफ भी लोगों का सफल नहीं होता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है तुम सब आत्माएं हो। ये दैहिक प्यार, ये आज तुम्हें थोड़ा सा सुख लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और कल यही दुखों का कारण बन जाता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज से अपने को भरपूर करें। हम यही सबको संदेश दे रहे हैं, तुम आत्माएं हो। ये बॉडी कॉन्शियसनेस तुम्हारे पतन का कारण है। कहीं ना कहीं पृथ्वीराज की हार का भी कारण यही बना था कि उसने ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। संयोगिता के केस ने ही उसको पराजय का एक्चुअली बीज डाल दिया था पूरे भारत के और इतिहास देखिए को भारत का इतिहास बदल गया। यहाँ दूसरी सत्ताओं ने आकर अपना अधिकार कर लिया। तो ये वासनाएं अंततः मनुष्य के पतन का कारण बनती हैं। क्षणिक सुख और लंबे काल का कष्ट और दुख होता है। इसलिए हमारे सभी भाई बहनों को, यंगस्टर्स को हम कहेंगे अब इसमें संभलें। भगवान आकर हमें स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहा है, अवेयरनेस दे रहा है। ये लंबा काल जो कलयुग के इस तरह की स्थिति का चला है, ये पूरा होने को आया है। अब हमें भी इन मनोविकारों को, इन वासनाओं को पूरा करना है। एक बात बहुत सुनने में आती है भ्राता जी, आमतौर पे युवा वर्ग इस चीज को यूज करता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि जहाँ प्यार हो गया उसमें सब चीज जायज है। तो क्या सब चीज जायज है जहाँ प्यार हो जाए? नहीं, वो उन्हें लगता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, लव मेक्स ए मैन ब्लाइंड। ये प्यार आजकल ऐसा है लड़के लड़कियों में कि ये उनके सद्विवेक को नष्ट कर देता है और उन्हें लगता है ये सब जायज है, लेकिन जायज कुछ भी नहीं है। मर्यादाओं को तोड़कर जहाँ प्यार में मनुष्य लिप्त होता है वहाँ उसे बहुत कष्ट होता है। आजकल जैसा पीछे हम चर्चा कर रहे थे, कॉलेज के हमारे लोग ही बताते हैं कि जो स्थिति कॉलेज में थी लड़के लड़कियों की, वो 9th में आ चुकी है। तो बहुत बड़ा पतन होता जा रहा है। और जहाँ वासनाएं बढ़ती हैं वहाँ ब्रेन बहुत वीक हो जाता है, विचार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। इससे संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माँ बाप पागल हो जाते हैं कि उनकी 2 लड़कियाँ क्या कर रही हैं, 9th क्लास में पढ़ रही हैं और बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं, रात को भी देर से आती हैं और चैलेंज करती हैं, तुम्हें जो चाहे करना हो कर लो, हम तो यही करेंगी। तो कितनी बुरी बात होगी। तो ये जायज़ नहीं है। सोचें, जो लड़के इसको जायज़ मानते हैं, उसकी अपनी बहन यदि ये कर रही हो, उसकी माँ यदि ये करने लगे, वो भी सोचे प्यार में सब कुछ जायज है, तो कैसा लगेगा। लेकिन भ्राता जी, एक कंडीशन जो मेरे ध्यान में आ रही है कि जब व्यक्ति ऐसे प्यार में किसी के पागल होता है या कोई बिल्कुल उसके मन में रम गया है, तो उसे न संबंधों का कुछ ख्याल होता है, न समाज का कुछ ख्याल होता है, न दुनिया का ख्याल होता है। ऐसी स्थिति में बंदा जब पहुंच गया हो, एक तो ना पहुंचे उसके लिए क्या करे, या पहुंच गया है तो फिर क्या करे? उसी के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं वही सुसाइड करते हैं जी। समाज स्वीकार नहीं और करता। वो हर चीज करने को तैयार होते हैं, मरने को तैयार हो। वो सोचते हैं अब नहीं इन्होंने हमें मिलने दिया ना, हम अपने माँ बाप को दिखाएंगे, अगले जन्म में मिलेंगे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं तुम्हारा अगला जन्म होगा ही नहीं। सुसाइड करने के बाद तुम ऐसे भटकोगे, एक दूसरे को पहचानोगे नहीं, और न जाने कितने साल तुम भटकते रहोगे अंतरिक्ष में, भूखे प्यासे ब्लाइंड बनकर। इसलिए
स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा मनुष्य को थोड़ा समझदार बनना चाहिए। इसमें क्या है कि लड़के लड़कियां केवल इस प्यार को महत्व देते हैं, दिस इज एवरीथिंग, बाकी कुछ नहीं रखा संसार में, हमने जो वायदे कर लिए वही सब कुछ हैं। लेकिन ये बहुत क्षणिक भावुकता है ये। इससे ऊपर उठकर मनुष्य को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों का एक बहुत सुंदर समय होता है स्टूडेंट लाइफ, जिसमें उसको बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर अपने पूरे जीवन का एक सुंदर निर्माण करना होता है, समाज के लिए बहुत कुछ कर लेना होता है। केवल प्यार ही तो कुछ नहीं है, मनुष्य के बहुत सारे कर्तव्य हैं, उनके बारे में मनुष्य को अवेयरनेस होनी चाहिए और पहले ही ये बहुत अच्छी जागृति होनी चाहिए कि जीवन का लक्ष्य बहुत सुंदर बन जाए। गलती तो ये हमारी एजुकेशन की है कि जिसमें लक्ष्य के बारे में किसी को कुछ सिखाया नहीं जा रहा। शिक्षकों को भी कुछ आता जाता नहीं, जो किताबों में है वो पढ़ लिया और वो पढ़ा दिया, घर में पढ़ के आ गए, कॉलेज में पढ़ा दिया। टीचर्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, पेरेंट्स की भी। जैसे आप बता रहे थे कि अब 9th में है बच्चियां और कंट्रोल में ही नहीं है, तो पेरेंट्स को भी बचपन से शायद थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो नियम और मर्यादाओं में रहें। हमारी संस्कृति तो हमें यही सिखाती है। एक बात ब्रता जी, कहा जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि प्यार और वार में सब जायज है, वैसे एक बात और कही जाती है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो ये भी एक आम तौर पे जुमला इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी कहाँ तक सच्चाई है कि हाँ किया नहीं लेकिन हो गया, अब हो गया तो हम क्या करें, शायद भगवान ने ही ऐसी हमारी जोड़ी बना के भेजी होगी। ठीक है, लेकिन कईयों से हो गया ना, समस्या यहाँ होती है जब एक दूसरे को पता लगता है इनका मेरे से ही नहीं 4 से और है, तो वहाँ सबके दिल टूटते हैं और प्यार भी बदनाम होता है। लेकिन ऐसा लगता है एक बार में शायद एक ही जगह होता होगा ब्रता जी, फिर दूसरी जगह भी हो जाता है, क्योंकि ये प्यार इमोशनल होता है। प्यार में उनकी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत बढ़ जाती हैं, इसमें उनकी लड़ाई होने लगती है और जल्दी दूसरों की ओर झुका कि ये अच्छा नहीं वो अच्छा है, उसकी ओर चलते हैं। और कॉलेजों का आजकल माहौल ऐसा हो गया है, इसलिए शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि इस मनोस्थिति से युवकों को, मैं कहूँगा भी छोटे बच्चों को ऊपर उठाया जाए। स्पिरिचुअल नॉलेज, मोरल एजुकेशन स्कूलों से ही दी जाए, जैसा हम लोगों के ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हुआ। टच द लाइट नाम से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम सबने चलाया, तो बच्चों को एक अच्छी अवेयरनेस होगी, प्यार की भी एक अच्छी अवेयरनेस, वासनाओं की अवेयरनेस नहीं। हाँ। कि मतलब शायद प्यार और प्रेम में दोनों में शायद बहुत बड़ा अंतर है। ये वासनात्मक नहीं है, लेकिन एक आत्मिक जो रिलेशन है वो शायद होना चाहिए। प्यार में तो मनुष्य दूसरे को मदद करता है, प्यार में तो कुर्बानी होती है। और ये जो वासनाएं हैं ये बहुत क्षणिक चीजें हैं जिसके पीछे आजकल का युवक भटक रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो बहुत अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज दी जा रही है, जिसमें अनेक युवक अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, हमारे पास ये संख्या लाखों तक पहुंच गई है। और मेरे पास जिनके फ़ोन कॉल आते हैं वो सब बिल्कुल यंग होते हैं और 1 साल से 6 मास से हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े रहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह परिवर्तन करने का लक्ष्य बना लेते हैं और बताते हैं कि हम भाई ऐसा ऐसा कराए हैं, हमसे कुछ गलतियां भी हो गई हैं, लेकिन अब हमें एक जागृति आ गई है, जीवन का सुंदर लक्ष्य मिल गया है कि जीवन केवल वही नहीं था कि प्यार में, वासनाओं में सब कुछ कुर्बान कर देना। जीवन ये है, इसमें हम समाज के लिए, युवकों के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वास्तव में स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी जी। तो चाहे परिवार की बात है, चाहे अभी जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनकी बात है, हर एक स्थान पे इस बात की बहुत ज़्यादा महत्ता हो जाती है कि हम मूल्यों के ऊपर ध्यान दें, करियर के ऊपर ध्यान दें, अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें, ताकि इन चीज़ों की जो बात आती है या बाधा बन रही हैं ये सारी चीज़ें ना हो पाएं। लता जी, आज की तमाम सुंदर चर्चाओं के लिए, क्योंकि विषय सचमुच बहुत ही गहरा है और बहुत ही आवश्यक है, मैं कहूँगा कि एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे समाज का, इसलिए मैं चाहूँगा अगर इसमें युवकों को दिशा न दी गई तो ये स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा बहुत। जी जी। और अभी भी हम विस्फोटक स्थिति देख ही रहे हैं, न केवल परिवार में बल्कि समाज में एक विस्फोटक स्थिति बन गई है जो कोई भी परिवार या कोई भी समाज नहीं चाहेगा। तो हम चाहेंगे भ्राता जी इस पे और भी आपसे प्रकाश लें, ताकि ये विस्फोट हम कहें कि एक विस्फोट ना हो करके कहें कि एक सुंदर स्थिति में तब्दील हो जाए, घर घर हमारा स्वर्ग बन जाए, समाज हमारा स्वर्ग बन जाए। तो इस पे हम सुंदर प्रकाश और चाहेंगे। आज की चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, सचमुच यदि कहा जाए तो जीवन बहुत ज़्यादा खुशियों के लिए और आनंद के लिए है, और परमात्मा ने यदि हमें इस सृष्टि पर भेजा है तो सचमुच एक सुंदर लक्ष्य देकर के भेजा है। आप सोचें कि कोई भी रचना किसी लक्ष्य के लिए ही तो की जाती है ना। तो हम परमात्मा की रचना है, उस सर्वश्रेष्ठ रचनाकार की रचना है। तो भगवान ने हमें इस संसार में सुख, शांति और आनंद के लिए तो भेजा ही है, लेकिन साथ साथ दूसरों की मदद करने के लिए, इस संसार को सुखमय और स्वर्ग बनाने के लिए भेजा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ते झगड़ते हुए, पारिवारिक कलह में, और साथ ही जो प्यार का एक विकृत स्वरूप हो गया है आज, उसमें पड़ करके हम अपने जीवन को, अपने साथी के जीवन को, अपने परिवार को तबाह कर रहे हों। आवश्यकता है एक सुंदर चिंतन की, आवश्यकता है एक सुंदर प्रकाश की, आवश्यकता है एक सुंदर लक्ष्य की भी जीवन में, ताकि हम यदि इस समाज में आए हैं तो इस समाज को कुछ सुंदर और श्रेष्ठ दे करके जाएं, ताकि जब भी लोग हमें याद करें हमारे जाने के बाद भी, तो बहुत सम्मान से, बहुत प्यार से याद करें। इस रूप में याद ना करें कि ये व्यक्ति गया तो अच्छा हुआ, ऐसे नहीं, बहुत सम्मान, बहुत प्यार से। हमें उम्मीद है कि इस सुंदर विषय पर आप भी ज़रूर विचार करेंगे। लक्ष्य हमारा है कि आपके परिवार में बहुत सुख, बहुत शांति और बहुत आनंद हो, घर घर स्वर्ग बने। यही हमारी श्रेष्ठ कामना है, और इंशाअल्लाह ये कामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। नमस्कार।